कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे हत्याकांड है जिसे आज तक पुलिस नहीं सुलझा पाई, उनके कातिलों को नहीं पकड़ पाई। मुंबई की रहने वाली स्नेहल अचानक लापता हो जाती है, फिर उसकी लाश बेड के अंदर से मिलती है, लेकिन पुलिस आज तक हत्यारे का पता नहीं लगा पाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक मुंबई का नया केस लेकर, जो केस काफी खतरनाक है। मुंबई पुलिस हैरान रह गई। आज लगभग 17 साल हो गए इस केस में, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाई। आखिर इस केस में हुआ क्या था? पुलिस क्यों कातिल तक नहीं पहुंच पाई? क्या क्या हुआ अब तक? आइए इस केस की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताता हूँ। केस की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई का डोंबिवली इलाका। दिन था 19 जुलाई साल 2007। मुंबई में लोग अपने कामों में व्यस्त थे और वहीं डोंबिवली में एक सोसाइटी है। सोसाइटी का नाम है निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी में एक स्नेहल लड़की रहती थी जो अंधेरी के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करती थी। पिता बैंक में काम करते थे, एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे। माँ स्कूल की टीचर है। काफी अच्छा परिवार। और उसकी एक बहन लंदन में पढ़ाई करती है। स्नेहल रोज कॉलेज जाती थी और पढ़ाई करती थी, लेकिन अचानक एक दिन लापता हो जाती है। वो दिन होता है 19 जुलाई का। 19 जुलाई के दिन स्नेहल कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं चलता है। माँ जब घर पर आती है स्कूल से, तब अपनी बेटी को खोजने लगती है, यानी बुलाती है, लेकिन बेटी का कुछ अता पता नहीं होता है, क्योंकि अक्सर स्नेहल घर पे रहा करती थी जब माँ आती थी, लेकिन उस दिन स्नेहल घर पर नहीं थी। माँ काफी खोजती है, घर में खोजती है, लेकिन स्नेहल का कुछ अता पता नहीं चलता है। काफी समय तक आधा 1-2 घंटा वेट करती है माँ कि स्नेहल आएगी, कहीं गई होगी, लेकिन फिर भी स्नेहल वापस नहीं आती है। तो माँ खोजना शुरू करती है बाहर भी कहीं नहीं दिखाई देती है। दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों को भी स्नेहल के बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर स्नेहल की माँ उसके पिता हिंदूराव को बुलाती है और हिंदूराव आते हैं, यानी स्नेहल के पिता हिंदूराज गवारे, वो आते हैं और माँ पूरी कहानी पिता को बताती है कि स्नेहल जब मैं घर पर आई तो अचानक लापता थी, यहाँ पर थी नहीं, अभी मिल नहीं रही है। फिर ये पति पत्नी घबरा जाते हैं कि हमारी बेटी कहाँ चली गई, कभी तो ऐसा नहीं हुआ। फिर ये लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और मिसिंग कंप्लेन दाखिल करते हैं, क्योंकि फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी थी बैंक में और माँ टीचर, तो तुरंत बिना देर किए जाते हैं, कंप्लेन दर्ज करा देते हैं कि हमारी बेटी गायब हुई है। मिसिंग कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दर्ज करा देते हैं। 19 तारीख की शाम को ये लोग मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा देते हैं। फिर आता है 20 जुलाई। 20 जुलाई को अब घरों में कुछ लोग आ चुके थे, क्योंकि चहल पहल तेज थी, रोना गाना लगा था, क्योंकि बेटी अचानक गायब थी। घर में लोगों की भीड़ थी, क्योंकि लोग स्नेहल के बारे में ही बात कर रहे थे घर में, जो भी लोग आए थे। अब अचानक स्नेहल की माँ कल्पना, वो अचानक जब स्नेहल की रूम में जाती है, तो अचानक जब बेड पे नजर पड़ती है तो अचानक चीख पड़ती है, चिल्लाती है कस के। फिर लोग जो थे उसके घर में, स्नेहल के पिता हिंदूराव और बाकी लोग भी दौड़कर भाग कर वहाँ जाते हैं जहाँ पर उनकी पत्नी यानी कल्पना चिल्लाई। तो वहाँ जाते हैं और कल्पना बस एक ही इशारा कर रही थी, बेड की तरफ इशारा करती है। तो तुरंत हिंदूराव जो स्नेहल के पिता हैं, वो तुरंत बेड की तरफ जो गद्दा है जो उसे हटाते हैं और उस पलाई को हटाते हैं, तो उसके अंदर स्नेहल की लाश होती है। सोचिए, जो परिवार स्नेहल अपनी बेटी को खोज रहा था, उसकी लाश उसी के घर में थी। अब पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जब बेड को यानी वापस गद्दा को और पलाई को हटाती है, देखती है कि स्नेहल की लाश को बाकायदा हाथ पैर को बांधा गया था और मुंह पर भी एक कपड़े से बांधा गया था, यानी बांध कर उसको डाल दिया गया था। फिर पुलिस अच्छे से छानबीन करती है और पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी हॉस्पिटल भेज देती है। अब पुलिस तो पूछताछ तो कर रही थी, मिसिंग कंप्लेन को अब मर्डर केस में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि पैर बांधकर मुंह बांधकर डालना ये मर्डर था, ना कि एक्सीडेंटल डेथ थी। तो पुलिस इसे मर्डर यानी जो मिसिंग कंप्लेन था मर्डर में तब्दील कर देती है और मर्डर के सिलसिले से जांच शुरू करती है। अब पुलिस के सामने पुलिस तो पूछताछ कर रही थी, अब पुलिस इंतजार रहता है पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कि इसे किस तरह मारा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकल कर आता है कि गला यानी दम घुटने से स्नेहल की मौत हुई है, दम घुटने से। अब पुलिस केस आगे बढ़ाती है। फिर पुलिस को पहला शक, पहले तो पता करते हैं कि दोस्त कितने हैं स्नेहल के। तो पता चलता है स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड का नाम है हिरेन राठौड़। हिरेन राठौड़ को पुलिस बुलाती है और अब इससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो हिरेन राठौड़ बताता है कि मेरी स्नेहल से दोस्ती 2004 में हुई थी और फिर धीरे धीरे इन दोनों को प्यार हो गया था और इन दोनों लगभग 3 सालों से साथ में थे। फिर मर्डर के बारे में जब पूछा जाता है हिरेन राठौड़ से, तो ये बताता है कि कुछ दिनों पहले यानी 1 हफ्ते पहले ही स्नेहल से उसका झगड़ा हो गया था, तब से वो दोनों बातचीत नहीं कर रहे थे। और ये बताता है कि 2 दिन पहले ही मेरी मोबाइल खराब हो गई है। अब पुलिस इससे लास्ट सवाल करती है कि जिस दिन स्नेहल गायब हुई 19 जुलाई को, उस दिन तू कहाँ था? तभी बताता है कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ एक कंपनी में। तो पुलिस उस कंपनी में जाती है और पूछताछ करती है वहाँ के सहकर्मियों से जो उसके साथ काम करते हैं। तो पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यहाँ पर था ये, यानी जब स्नेहल गायब हुई तो वो कंपनी में था। अब पुलिस पर शक होता है तो पुलिस बोलती है अटेंडेंस रजिस्टर्ड किधर है, यानी कंपनी का अटेंडेंस जिसमें लिखा जाता है कि कौन आया कौन गया, उस रजिस्टर को मंगाती है। तब रजिस्टर्ड गायब होता है। अब कंपनी वाले रजिस्टर्ड यूज करते थे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था, यानी कंपनी वाले बोलते हैं रजिस्टर्ड नहीं है, गायब हो गया है। लेकिन जब सहकर्मियों से जो काम कर रहे हैं वहां पर उनसे पूछताछ करती है तो कई लोग बोलते हैं कि वो यहाँ पर था। पुलिस फिर दूसरे लोगों पर शक की सुई घुमाती है। अब परिवार में कौन कौन रहता है? परिवार में पिता और स्नेहल की माँ कल्पना और पिता हिंदूराव गवारे रहते हैं, ये 2 जन। और उसकी बहन जो है स्नेहल की, वो तो लंदन में पढ़ाई कर रही है, तो उसे लेना ही देना इस केस से नहीं। तब अब इन दोनों के ऊपर पुलिस को शक होता है। तो पुलिस जब कुंडली निकालती है दोनों जन का, तो पता चलता है कि हिंदूराव और कल्पना यानी ये दोनों पति पत्नी के बीच ठीक ठाक नहीं है। जब पुलिस जांच में पता चलता है कि जो कल्पना है स्नेहल की माँ, उसका अवैध संबंध है किसी रिश्तेदार से। रिश्तेदार का नाम है अनिल जावेलकर। अनिल जावेलकर से कल्पना यानी स्नेहल की माँ का अवैध संबंध है, ये पुलिस जांच में पता चलता है। इसके वजह से स्नेहल के पिता और माँ में जमती नहीं थी, ये बात सामने निकल कर आती है। और ये भी बात सामने आती है कि जो स्नेहल की बड़ी बहन है शीतल, जो लंदन में पढ़ाई कर रही है, वो अपने पिता के खिलाफ मारपीट का मामला भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। और आपको बता दें मारपीट का मामला भी दर्ज है। अब पुलिस इस केस में शक होता है उसकी माँ पर भी और पिता पर भी। अब पुलिस के हाथ खाली थे क्योंकि सबूत कुछ नहीं था, किसी पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते थे। इसकी वजह से अब पुलिस सबका टेस्ट कराती है। आपको बता दें पुलिस साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराती है, पॉलीग्राफ टेस्ट कराती है, बॉयफ्रेंड का भी, माँ का भी, पिता का भी, इन सब का साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराती है और पॉलीग्राफ टेस्ट कराती है। पहले तो बॉयफ्रेंड का कराया जाता है। पुलिस जब बॉयफ्रेंड से सवाल करती है पॉलीग्राफ टेस्ट में, तो उसके दिमाग में कुछ हलचल चलती है। पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी शक की सुई गहरा जाती है। लेकिन ये कोई जवाब नहीं देता है उस टेस्ट में भी, लेकिन हलचल थी, यानी उसके दिमाग में हलचल थी उस समय। अब पिता की भी की जाती है, तो पिता का जो सवाल जब उससे करती है तो अधूरा ही रह जाता है, यानी पूरा ये टेस्ट हो ही नहीं पाता है, अधूरा ही सच सामने आता है। अब जब माँ और जो अवैध संबंध जिसके साथ था अनिल जावेलकर, उसका भी किया जाता है ये टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। तब इन दोनों ने जो कहा वो सच कहा था और ये बात सामने आती है। इन दोनों ने जो कहा क्लियर और स्पष्ट कहा था। अब पुलिस को लेकिन हिरेन जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर शक था, क्योंकि पुलिस को बाद में ये पता चलता है कि हिरेन घर पर आता था, स्नेहल के घर पर आता था और इन दोनों के अफेयर की बात माँ कल्पना को पता थी, लेकिन सबूत नहीं थे, पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। पुलिस स्नेहल की मोबाइल की तलाश करती है कि स्नेहल की मोबाइल कहाँ है, इस लड़की की मोबाइल कहाँ है। तो पुलिस को पता चलता है कि कांदीवली में एक मोबाइल चलाने वाला आदमी है, उसके पास स्नेहल की मोबाइल है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है और स्नेहल की मोबाइल को जब्त करती है, लेकिन मोबाइल में कुछ भी डाटा नहीं बचा था, क्योंकि वो मोबाइल खरीद कर वो सब सॉफ्टवेयर मारकर रीसेट कर चुका था।
लेकिन पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आई, दुकान वाले के पास, दुकान वाले का नाम मनसुख शिवाजी पाटिल था, उस स्नेहल की मोबाइल उसके पास कहाँ से आई, तो बताता है कि एक आदमी मेरे पास आया था और 3,500 रुपए में ये मोबाइल बेच कर गया था और उसने बताया था कि मोबाइल मुझे पड़ा हुआ मिला था, यानी नीचे गिरा हुआ मिला था। अब पुलिस उसकी तलाश करती है जिसको ये मोबाइल मिला था, जो ये मोबाइल बेचकर गया है दुकान वाले को। लेकिन पुलिस जब जांच करती है, आपको बता दें पहले तो कैसे पता करेगी कौन बेच के गया है, तो पुलिस अब इस एक स्केच बनवाती है, यानी जो मोबाइल बेचकर गया, जिसे बेचा, दुकान वाले से एक स्केच तैयार करवाती है और परिवार वालों को दिखाती है कि इसमें से जो स्केच बनवाती है परिवार वालों को दिखाती है, उसके पिता को दिखाती है, उसके दोस्त को दिखाती है, सबको दिखाती है, लेकिन कोई नहीं जानता था इसे, ये कोई अनजान था। अब ये केस अधूरा ही रह जाता है। आपको बता दें पुलिस ना मोबाइल बेचने वाले को पकड़ पाती है और ना ही किसी के पास कठोर कोई सबूत जमा कर पाती है कि किसी को गिरफ्तार करे। अब एक साल बीत जाता है इस केस में जांच करते करते। 2008 में जो बॉयफ्रेंड है स्नेहल का, वो अमेरिका चला जाता है अपनी पढ़ाई पूरी करने, और फिर उसके बाद 2010 में आता है जब उसके पिता की मौत होती है। फिर उसके बाद 2010 में पुलिस जांच करते करते थक चुकी होती है। पुलिस क्या करती है, अब एक केस को ट्रांसफर कर देती है क्राइम ब्रांच को। अब क्राइम ब्रांच क्या करती है, क्राइम ब्रांच तुरंत उसके बॉयफ्रेंड हिरेन को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करती है और उसको जेल में रखती है। लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था। जब फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया उसके बॉयफ्रेंड हिरेन को, तब कोर्ट उसे जमानत दे देता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत कठोर नहीं था जो इसे और सलाखों के पीछे रखा जा सके। अभी तक ये केस अधूरा है। पुलिस अभी भी इस केस को खुला रखी है और जांच कर रही है। कब तक ये केस सॉल्व होगा, अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला और सबूत के अभाव में उसे जमानत मिल गई। अभी भी पुलिस की जांच थी, वो 3-4 जन के आसपास ही इर्द गिर्द घूम रही थी। एक तो माँ कल्पना, अवैध संबंध था, और पिता जो दोनों के बीच जमती नहीं थी, और उसके बॉयफ्रेंड के। ये तीनों चारों के पीछे ही पुलिस की जांच घूम रही थी, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं थे और ये केस आधा अधूरा ही रह गया अभी तक। आज 17 साल हो गए, लगभग 16 से 17 साल। 2007 का केस है, लेकिन केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। पुलिस इस केस को ओपन रखी है, देखते हैं कब तक ये केस सॉल्व होता है। हमें आशा है कि ये कहानी और ये केस आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।